एमए हिंदी उत्तरार्ध के सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एसएन के पी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं, अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं के बारे में, अर्थ परिवर्तन की जो 3 दिशाएं हैं उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की। और वो 3 दिशाएं थी अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। इनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान में हम आपके लिए अर्थ परिवर्तन के कारणों का आधार क्या होता है, अर्थ परिवर्तन के कारणों का मूल आधार क्या माना जाता है, और उसके तत्पश्चात अर्थ परिवर्तन के जो कारण हैं उन कारणों में बल का अपसरण होना सबसे पहला कारण है। दूसरा है वातावरण में परिवर्तन का होना, और वो वातावरण भी यहाँ कई तरीके का होता है, जैसे भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन होना, सामाजिक वातावरण में परिवर्तन होना, प्रथा या प्रचलन के वातावरण में परिवर्तन होना। ये इन कारणों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। और प्रथा या प्रचलन संबंधी वातावरण, उसमें परिवर्तन होना। इसके तत्पश्चात तीसरा जो कारण माना गया है वो नम्रता का प्रदर्शन करना, और चौथा जो कारण माना गया है अर्थ परिवर्तन का, आधार सामग्री के आधार पर वस्तु का नाम, और पांचवा जो कारण माना गया है निर्माण क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम, और छठा जो कारण माना गया है कि शब्द का एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ये भी इसका अर्थ परिवर्तन का मुख्य कारण माना जा सकता है। तो इनके ऊपर आज हम आपसे बिल्कुल समग्र चर्चा के लिए उपस्थित हैं, और इन्हीं के आधार पर हम आज आपसे अर्थ परिवर्तन के कारणों का जो आधार है उनके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य जो है वो जब समाज में रहता है तो अनेक प्रकार के जो विचार हैं वो उसके मन में अवस्थित होते रहते हैं। विचार बनते हैं, बिगड़ते हैं, नए बनते हैं, पुराने विचारों का अंत होता है। पुराने विचारों की जो एक प्रकार की उसकी जो मन स्थिति है, मनुष्य की जो मन स्थिति है, वो मन स्थिति में सर्वदा परिवर्तन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके विचार भी एक से नहीं रह सकते, विचार भी एक से नहीं रह पाते, और भाषा विचारों की वाहिका मानी गई है, अतः उसे भी विचारों का साथ देना पड़ता है। और इस साथ देने के प्रयास में ही उसके शब्दों में अर्थ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के मूल में कार्य करने वाले कारणों पर विचार करना आसान नहीं है, क्योंकि वे इतने संयुक्त और गुथे रहते हैं कि उनका निश्चल स्वरूप हमें दिखाई दे ही नहीं सकता या दिखाई नहीं पड़ता। एक शब्द के अर्थ परिवर्तन पर विचार करते समय कभी एक कारण दिखाई पड़ता है तो कभी दूसरा। फिर भी एक बात तो निश्चित सी है कि सादृश्य, बल तथा भाव साहचर्य ही घूम फिरकर अर्थ परिवर्तन में अधिक कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और भौगोलिक कारण भी माने जा सकते हैं, किंतु इनका भी प्रभाव सीधा न पड़कर उन्हीं के रास्ते पड़ता है। यूँ कभी कभी व्यक्ति या संप्रदाय में विचार विभिन्नता के कारण भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। नीचे इस संबंध में कुछ कारणों पर हम लोग विस्तृत रूप से विचार करेंगे, और यहाँ एक बात ध्यान में रखी जानी नितांत आवश्यक है कि किसी भी शब्द में एक ही कारण काम नहीं आ सकता। इसी कारण एक कारण के उदाहरणों में अन्य कारणों की भी गंध हमें मिल सकती है। कारणों के इस संयुक्त कार्य के कारण ही एक ही प्रकृति के उदाहरण 2 भिन्न कारणों में भी यहाँ दिए गए हैं, किंतु अपने अपने स्थान पर कारणों का अपना पक्ष यहाँ स्पष्ट दिया गया है। और इन कारणों में कई को एक में मिलाकर कुछ कम वर्ग भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्पष्टता की दृष्टि से यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर, कि अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जिनके कारण अर्थ परिवर्तन संभव होता है। सबसे पहला है बल का अपसरण। किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ही ध्वनि पर बल देने लगे तो धीरे धीरे शेष ध्वनियां कमजोर पड़कर लुप्त हो जाती है। उपाध्याय जी
परिवर्तित होकर ओझा हो गए। इसी बल के अपसरण के कारण हुए। ध्वनि की ही भांति अर्थ में भी यह बल कार्य करता है। किसी शब्द के अर्थ के प्रधान पक्ष से हटकर बल यदि दूसरे पर आ जाता है तो धीरे धीरे वही अर्थ प्रधान हो जाता है और प्रधान अर्थ बिल्कुल लुप्त हो जाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बल कैसे प्रधान पक्ष से हटकर गौण पर जाता है। इसका निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाव साहचर्य का ही यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव माना गया है, जिसमें समीपवर्ती दो भावों में एक भाव विजयी बन जाता है। और यहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे गोस्वामी शब्द का जो आरंभ का जो अर्थ था, बहुत सी गायों का स्वामी, उसको हम गोस्वामी के अर्थ में जानते थे। और बहुत सी गायों का स्वामी होना धनी होना, धनी होगा, अतः जब वो धनी होगा तो माननीय भी होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे इसका अर्थ माननीय हुआ। वही एक और भावना कार्य करने लगी और वह भावना यह थी कि जो अधिक गायों की सेवा करेगा वह धर्म परक भी होगा। भाई गो सेवक होगा, गायों की सेवा करेगा तो धर्म परक भी वह होगा। इस प्रकार बल के अपसरण से गोस्वामी जो शब्द है वो गायों के स्वामी के अर्थ से चलकर माननीय धार्मिक व्यक्ति का वाचक हो गया। इसी अर्थ में यह मध्ययुगीन संतों के नाम गोसाई तुलसीराम या गोसाई तुलसीदास के साथ प्रयुक्त होता है। यूं बाद में गोस्वामी की व्याख्या इंद्रियों का स्वामी, गो यानी गुप्त, इंद्रियों का स्वामी यानी इंद्रियों का स्वामी के अर्थ में भी की गई है, लेकिन वह बाद में व्याख्या मात्री मानी गई और यह इसके लिए उचित अर्थ भी यहाँ प्रयुक्त नहीं बैठता, क्योंकि गुप्त जो गोस्वामी यानी जो इंद्रिया जो है वो उन इंद्रियों का स्वामी होने से ही इसका अर्थ यहाँ ग्रहण किया जाने लगा। इसके आगे उसका अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। बाद में मूल अर्थ वह था नहीं। अब तो गोस्वामी या गोसाई नाम की एक जाति भी हो गई है। दूसरा शब्द हम यहाँ लेंगे जुगुप्सा। जुगुप्सा शब्द का जो अर्थ परिवर्तन भी इसका अच्छा उदाहरण माना जा सकता है और यह शब्द गुप्त धातु से बना हुआ है, जिसका प्रारंभ का अर्थ क्या था? रक्षा करना, पालन करना। रक्षा या पालन छिपाकर भी किया जाता है, अतः इसमें छिपाने का भाव आने लगा और कुछ दिनों में यही भाव प्रधान हो गया। अधिकतर वही क्रिया या वस्तु छिपाई जाती है जो घृणित होती है, अतः घृणा के लिए इसका प्रयोग चल पड़ा। आज भी जुगुप्सा का प्रयोग घृणा के लिए ही होता है। ये दो शब्द मैंने आप लोगों को उदाहरण के लिए बताए। पहला जो शब्द था वो गोस्वामी बताया, दूसरा जो शब्द बताया वो जुगुप्सा बताया। अब हम तीसरे शब्द की अब हम यहाँ चर्चा करेंगे। अरबी का एक शब्द है गुलाम तथा अंग्रेजी का नेव, KNAVE। ये दोनों भी इसी प्रकार के हैं। दोनों का प्रारंभ का अर्थ क्या था? लड़का। किंतु बल के अपसरण के कारण दोनों का अर्थ अब बहुत नीचे गिर गया है। लड़के नौकर रखे जाते थे तथा वे प्राय बंदी जैसे रहते थे, अतः उसी पर बल पड़ते पड़ते अरबी का गुलाम उधर पहुंचा और नौकर शरारती और बदमाश होते हैं, अतः उस पर बल पड़ते पड़ते नेव, अंग्रेजी का नेव KNAVE, बेचारा शरारती और बदमाश का अर्थ देने लगा। ये तीसरा शब्द मैंने आप लोगों को बताया। अब चौथे शब्द की हम उदाहरण के लिए यहाँ चर्चा करेंगे और वो चौथा शब्द कौन सा है? ड्रेस, DRESS का प्राचीन अर्थ क्या है? सीधा। STRAIGST फ्रेंच में अब भी यह अर्थ है और अंग्रेजी में टू ड्रेस टिम्बर, टू ड्रेस TO2 ड्रेस DRESS ड्रेस TIMBER टिम्बर में यह अर्थ सुरक्षित है। लट्ठे या सह तीर को सीधा करने के लिए काटना छाटना पड़ता था और अतः सफाई करना इसका अर्थ हुआ। फोड़े घाव की ड्रेसिंग में वही अर्थ है, ड्रेसिंग रूम। चमड़े की सफाई भी की जाती थी जूता आदि बनाने के लिए, अतः ड्रेस में तैयार करने का अर्थ आया। सलाद को ड्रेस अब भी करते हैं, बाल भी ड्रेस करने लगे, अतः इससे सजाने का भाव उपस्थित हुआ और ड्रेस सजाने वाला कपड़ा हो गया। और हिंदी में दरेसी में कटाई छटाई का भाव अब भी है। ये बिल्कुल आपका अपसरण होने के कारण इन सारे शब्दों के
ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और वो शब्द थे गोसाई शब्द, जुगुप्सा शब्द, गुलाम, नेव, ड्रेस। इन शब्दों के ऊपर हमने चर्चा की और ये बिल्कुल बल का अपसरण के कारण ही ये अर्थ में परिवर्तन होता है, इस बात को यहाँ सिद्ध करने वाले कारण हैं। अब हम चर्चा करेंगे नंबर 2 पर कि दूसरा जो अर्थ परिवर्तन का जो कारण है वो हम किसे मान सकते हैं? वातावरण में परिवर्तन होना। वातावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण भी कुछ शब्दों में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे वातावरण कई प्रकार के हो सकते हैं, अतः सभी को अलग अलग लेना उचित यहाँ होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौगोलिक वातावरण की। भौगोलिक वातावरण, इसके अंतर्गत नदी, पर्वत, पेड़ आदि लिए जा सकते हैं। सब जगह एक ही प्रकार के पेड़ नहीं मिलते। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हम एक ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहाँ कै नाम का पेड़ अधिक है और उससे हमें लाभ है। थोड़े दिन बाद हम किसी कारणवश वहाँ से हटकर कहीं और चले जाएं जहाँ वह पेड़ तो नहीं है पर एक दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत में मिलता है, साथ ही उसी पेड़ की भांति लाभकर भी है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि हम उसी पुराने नाम के नए पेड़ को भी पुकारने लगे। यानी हमारी स्मृति में कौन सा पेड़ ध्यान रहेगा? कै नाम का पेड़। तो हम उस दूसरे प्रकार के पेड़ को भी यहाँ उस कै नाम के पेड़ के नाम से ही हम यहाँ पुकारेंगे। वह ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक है कि हम उसी पुराने नाम से नए पेड़ को भी पुकारने लगे और वह ठीक उसी प्रकार का है जैसे छोटे लड़के यदि कहीं बाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे अपने अपने गांव या नगर को ही नदी समझते हैं और उसे उसी नाम से पुकारने लगते हैं। अंग्रेजी में कॉर्न शब्द का सामान्य अर्थ है गल्ला अथवा अन्न, किंतु जहाँ जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है वहाँ इसका वही अर्थ हो गया है। अतः इंग्लैंड, अमेरिका में इसका अर्थ मक्का है और स्कॉटलैंड में बाजरा। इंग्लैंड में कुछ लोग गेहूं के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जानवरों के विषय में भी यह बात देखी जाती है कि वेदों की प्राचीनतम जो ऋचाएँ हैं उन ऋचाओं में भी उष्ट्र का प्रयोग एक प्रकार के जंगली बैल के लिए हुआ है, पर बाद में संभवतः जब आर्य मरुभूमि में आ गए थे तो इसका प्रयोग ऊँट के लिए होने लगा। जैसे राजस्थानी शब्द में राजस्थानी जो भाषा है उस राजस्थानी भाषा में हम ऊँट के लिए उसको क्या कहते हैं? सांड। तो ये भी एक वातावरण, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के कारण ही भाषाओं में ऐसा संभव होता है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे वातावरण पर, सामाजिक वातावरण। एक ही भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के ही अनुसार शब्दों का जो अर्थ है उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे अंग्रेजी का जो शब्द है मदर, MOTHER, मदर, और सिस्टर, SISTER, सिस्टर, शब्दों का अर्थ साधारणतः कुछ और है। गिरजाघरों में कुछ और है तथा अस्पतालों में कुछ और ही है। इसी प्रकार यानी मदर, गॉडफादर, गॉड मदर, तो सिस्टर नर्स को कहा जाता है। अस्पतालों में ये उसका बिल्कुल अलग अर्थ होता है और गिरजाघरों में कुछ अलग अर्थ होता है। इसी प्रकार सभा में व्याख्यान देने वाले के भाई और बहन शब्द एक दूसरे के अर्थ रखते हैं और घर में यानी मेरे समस्त भाई और बहनों, तो ये अलग अर्थ वहाँ रख रहे हैं। भाई बहन का प्रयोग कुछ दूसरा अर्थ रखता है। किसी ऑफिस में कार्य करने वाले को रविवार के दिन देर तक सोए रहने पर जब उसकी पत्नी अरे भाई उठिए कहकर जगाती है तो उसका आशय उन महाशय से साधारण भाई का संबंध जोड़ने का भी कभी नहीं रहता कि वो वह उसका पति है, उसका भाई थोड़ी हो जाएगा। इस प्रकार वातावरण के ही अनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है। नाई का खत काटना और शिशु कक्षा के लड़के का सरकंडे की कलम में खत काटना भी एक अर्थ नहीं रखते। विद्यार्थी के प्रयोग में आने वाला कलम शब्द तथा माली का कलम शब्द भी एक नहीं है। विद्यार्थी की कलम जो सरकंडे को काट करके और दोआत की स्याही में डुबो करके उससे लिखा जाता था, वो कलम उसका अर्थ रख रही है। और माली की जो कलम है, पेड़ की जो टहनी है, उस टहनी को काट लेता है और उसकी कलम बनाता है। तो नाई जो माली की जो कलम है वो अलग अर्थ रख रही है और विद्यार्थी की जो कलम है ये वहाँ अलग अर्थ रख रही है। अब है तीसरा, प्रथा या प्रचलन संबंधी वातावरण। लौकिक जो प्रथाएं हैं तथा रस्म रिवाज भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं।
क्योंकि मनुष्य जिस समाज में रहता है वो समाज एक जैसा नहीं रहता। समाज धीरे धीरे यहाँ परिवर्तित होता है और विकसित होता है, और जो समाज विकसित होता है उसकी जो प्रथा परंपराएं रीति रिवाज जो हैं वो भी विकसित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसी वातावरण में परिवर्तन में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओं के कुछ शब्द तो लुप्त हो जाते हैं, किंतु कुछ शब्द नए अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। वैदिक शब्द यजमान, यजमान जो शब्द है ये इसका एक अनूठा उदाहरण माना जा सकता है, और आगे के व्याख्यान में हम आपसे इसके ऊपर अनवरत रूप से फिर व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।